दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसकी जॉब अभी कुछ दिन पहले चली गई। वो मुझे कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि कभी उनकी कंपनी 400 लोग निकाल दे रही है, कभी 250 लोग एक साथ निकाल दे रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा काम क्या है। तो उतनी बार पता चला कि उसका काम एक रूटीन वर्क था। हर रोज उसे सेम ही चीज करनी होती थी। अब उनकी कंपनी वो काम एक एआई सॉफ्टवेयर से करवा रही थी। इस वजह से उसकी कंपनी को लोगों की जरूरत नहीं थी। तो आने वाले टाइम पर ये एआई टूल्स हमारी जॉब्स को कितना अफेक्ट कर सकते हैं, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम लोग टूल्स का यूज करते हुए आ रहे हैं। ये जरूरत है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए। 17 लाख साल पहले हमारे सबसे प्राइम एंसेस्टर्स ने टूल्स बनाए, लाइक हैंड एक्सेस और क्लीवर्स। पत्थरों से बने ये टूल्स हमारे सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा यूजफुल थे। 10 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने आग जलाना और उस पर काबू करना सीखा, जिसका यूज करते थे वो शिकार से बचने के लिए और खाने को पकाकर खाने के लिए। इस तरह की डाइट से उन्हें और ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हमने कई और नई चीजें सीखी। 3 लाख साल पहले हमने टूल्स बनाए मेटल के, वुड के, जो काफी यूजफुल थे कंपेयर टू जो टूल्स पत्थरों के बने थे। फिर 10,000 साल पहले न्यूलिथिक रेवोल्यूशन से फार्मिंग स्टार्ट हुई। इस टाइम तक हमने हो, सिकल्स और प्लाउ जैसे टूल्स डेवलप कर लिए थे। लोग भटकना छोड़ एक जगह साथ रहना शुरू कर चुके थे। इससे दुनिया भर में कई सारी सिविलाइजेशंस का विकास हुआ। हम ह्यूमन एवोल्यूशन को समझे तो हमारे सबसे प्राइम एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सेपियंस बनने में ही हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया, और पिछले 500 सालों में ही हमने अपनी जिंदगी को बदला है। मतलब जो कुछ अचीव किया इन द फील्ड ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, इन 500 सालों में ही किया है। इसको आप इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं। अगर आज मैं डेट मानूं 31 दिसंबर 2023 और एवोल्यूशन के पिछले 2 लाख सालों को एक साल में कन्वर्ट कर दूं, इससे पता लगाएंगे तो हमें बेहतर पता लगेगा कि हमने कब क्या अचीव किया है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। तो मैं अगर इस मेथड से देखूं तो उनका जन्म होगा 27 दिसंबर 2023। तो उनका जन्म अभी 4 दिन पहले ही हुआ है। फैरो की धरती पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था 2580 बीसी में। इस हिसाब से वो डेट होगी 22 दिसंबर 2023। अभी कुछ दिन पहले ही हजरत मोहम्मद साहब का मक्का में जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया को इस्लाम की शिक्षा दी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 सीई में। इस हिसाब से वो डेट होगी 27 दिसंबर 2023। महान इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से एशिया का रास्ता ढूंढते हुए कल ही अमेरिका की धरती पर अपना पहला कदम रखा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई वो कल और आज ही हुई है। कल और आज में दुनिया अचानक से बदली है। आज ही इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई। आज ही राइट ब्रदर्स ने शुरुआती एरोप्लेन्स उड़ाए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार आज ही किया है। आज ही एंटीबायोटिक्स पे रिसर्च शुरू हुई है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बची है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज आज ही की। न्यूक्लियर रिसर्च आज ही शुरू हुई है और इंटरनेट की उत्पत्ति भी आज ही हुई है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। 1965 में इंटेल के एक को फाउंडर गॉर्डन मूर ने बताया कि एक माइक्रोचिप पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हर 2 साल में डबल हो जाते हैं। इसी वजह से जो 1971 में इंटेल का पहला प्रोसेसर था, इंटेल 4004, उसमें 2300 ट्रांजिस्टर्स होते थे। और अगर हम आज के टाइम के प्रोसेसर्स को देखें, जैसे कि इंटेल का कोर i9-12900K, उसमें 2.95 बिलियन अराउंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिसने इनकी परफॉर्मेंस को अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। हम लोग सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आपने इतना पढ़ा या सुना नहीं होगा कभी, जितना पिछले 1 साल में सुना होगा। 1956 की गर्मियों में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में जॉन मैकार्थी और उनके कलीग्स ने बताया कि सिंबॉलिक लॉजिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई जा सकती हैं जो कि खुद काम कर सकती होंगी। डार्टमाउथ वर्कशॉप को ही ऑफिशियली एआई का बर्थ माना जाता है। इसी साल कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन न्यूवेल
हर्बर्ट ए साइमन और क्लिफ शॉ ने मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लॉजिक थ्योरिस्ट बनाया। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था बाय अप्लाइंग लॉजिक्स। हम लोग पिछले 60 सालों से एआई को यूज करते आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। माइसिन 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया था। इसे मेडिकल क्षेत्र में यूज किया जा रहा है पिछले कई सालों से। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को पहचानता है और उन्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। पिछले कई सालों से हेल्थ केयर सेक्टर में इसे यूज किया जा रहा है, लेकिन एआई के बारे में इतनी बातें कभी नहीं हुई। पिछले साल ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी लॉन्च किया, उसके बाद से तो हर तरफ एआई के बारे में बातें ही हो रही है। चैट जीपीटी से पहले भी चैटबॉट्स थे। 1966 में एमआईटी यूनिवर्सिटी ने चैटबॉट एलाइजा बनाया था, जो कि ह्यूमंस के लिए एक साइकाइट्रिस्ट की तरह काम करता था, जिसके उस सालों में अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसी एआई असिस्टेंट्स के बारे में तो आप सबको पता ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को तो इफेक्ट करेगी ही, लेकिन किस हद तक कर सकती है। ये 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्ल फ्रे और माइकल ऑसबोर्न ने फ्यूचर में जॉब्स की क्या सिचुएशन रहेगी इस पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब 10-20 सालों में 47% अमेरिकन की जॉब ऑटोमेशन पे चली जाएगी। इन जॉब्स को उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। उनके अनुसार ये जॉब्स वो थी जो सबसे पहले ऑटोमेशन पे जा सकती हैं। वो जॉब थी जिनमें रूटीन और रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, रोज सेम ही काम करना होता है। ऐसे काम को आसानी से मशीन्स में प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसी जॉब्स में शामिल होती है डेटा एंट्री की जॉब्स, असेंबली लाइन का वर्क। आसान भाषा में कहूँ तो वो काम जिसे करने से पहले सोचना ना पड़े। इस रिसर्च में सबसे लो रिस्क पे जो जॉब्स उन्होंने रखी थी वो थी क्रिएटिव जॉब्स और नॉन रिपीटेटिव जॉब्स। कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, ऐसी जॉब्स जिनमें हर रोज नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो कुछ ऐसा काम जिसे करने से पहले सोचना पड़े कि इसे कैसे किया जाएगा। ऐसी जॉब्स होती है हायर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स की, वैज्ञानिकों की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बोला है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की 12% जॉब्स सबसे पहले ऑटोमेशन पे जाएंगी। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि पिछले कई सालों से उनकी कंपनी टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में लगी हुई है, तो हो सकता है उन्हें इस चीज के बारे में ज्यादा पता हो। They kind of have to race to build AI. 12% of jobs are transport. Transport will be one of the first things to go fully autonomous. But when I say everything, like the robots will be. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्ल फ्रे और माइकल ऑसबोर्न की स्टडी भी ये सेम चीज ही बताती है। इसमें भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे हाई रिस्क पे रखा गया था, लेकिन हम खुद इसका एनालिसिस करके देख सकते हैं कि इसमें कितना सच है। ऑटोनोमस व्हीकल्स के डेवलपमेंट का काम 20th सेंचुरी के लास्ट में ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की कमी थी। डारपा, द यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने ऑटोनोमस व्हीकल्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स के मोहावे डेजर्ट में डारपा ग्रैंड चैलेंज ऑर्गेनाइज कराया था। 150 माइल्स की इस रेस के लिए $1 मिलियन का प्राइज रखा गया था। 15 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन कोई भी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल इस रेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय किया था कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की रेड टीम ने 7.32 माइल्स। उस टाइम पर ऑटोनोमस व्हीकल्स की ये रेस एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके अगले साल अक्टूबर 2005 में इस रेस को दोबारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसमें 5 ऐसी टीम्स थी जिनके व्हीकल्स ने इस रेस को पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस साल गूगल ने भी इस बिजनेस में एंट्री ली। गूगल के इस बिजनेस में एंटर होने से दुनिया भर की कंपनीज का इस तरफ अटेंशन बढ़ा। ये 2010 में अमेरिका और दुनिया भर के बाकी देशों ने इन कार्स को रोड्स पर टेस्ट करने के लिए परमिशन देना स्टार्ट किया, जिससे इन कार्स की रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग स्टार्ट हुई। ये 2010 में ही टेस्ला, उबर, BMW, फोर्ड जैसी कंपनियों ने इस बिजनेस में एंट्री ली। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का डेवलपमेंट अलग अलग लेवल्स पर होता है। लेवल 1 की कार्स में स्टीयरिंग पे कार का कुछ हद तक कंट्रोल रहता है। रेडार सिस्टम पता लगा सकता है दूसरे व्हीकल्स की डिस्टेंस और स्पीड का। तो अगर आपको ध्यान ना भी हो तो ये कार्स ऑटोमेटिकली सामने वाले व्हीकल्स की स्पीड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं।
लेवल 2 की कार्स में स्पीड और स्टीयरिंग पे कार का पूरा कंट्रोल रहता है। कुछ सिचुएशंस में ये कार खुद ड्राइव कर सकती है, पर हर सिचुएशन में नहीं। ड्राइवर को हमेशा अवेयर रहना होगा। इस तरह ये कार्स हर लेवल पर एडवांस होती जाती है। लेवल 5 की कार्स फुली ऑटोनोमस होती है। किसी भी तरह की सिचुएशन में, कैसा भी वेदर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, घाटियाँ हो, ये कार्स बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के खुद ऑपरेट कर सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में लगे हुए एडवांस सेंसर्स इन्हें उतना ही सेफ बनाते हैं जितना कि ह्यूमन ड्राइवर्स वाली कार्स होती हैं। रेडार की रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स से कार्स की सराउंडिंग जैसे कि स्पीड, डायरेक्शन और डिस्टेंस का पता बहुत एक्यूरेटली लग पाता है। इससे कार अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेती है। जैसे कि आगे 20 मीटर्स पे कोई कार है तो कार अपनी स्पीड को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगी, और जैसे ही वो कार निकल जाएगी अपने आप स्पीड को वापस नॉर्मल कर लेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में लगे हाई क्वालिटी कैमरास कार के लिए वही काम करते हैं जो हमारे लिए हमारी आंखें करती है, विजुअल्स को कैप्चर करने का। जैसे ही हमारी आंखें किसी चीज को देखती है, फिर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। उसके बाद हमारा दिमाग उस सिचुएशन को समझता है और फिर हम रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही इन कार्स में लगे हुए सेंसर्स जैसे कि कैमरास, लाइडार, रेडार, IMU, GPS, व्हील एनकोडर्स कार्स की सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन AI को प्रोसेस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेता है कि गाड़ी किस सिचुएशन में किस तरह चलानी है। पिछले साल यानी कि ईयर 2022 में क्रूज और वेमो ने अमेरिका के कुछ शहरों में अपनी लेवल 4 की कार्स से रोबो टैक्सी सर्विस शुरू की है। ये कार्स ऑपरेट करती हैं बिना किसी ड्राइवर के 24 आवर्स। अभी भी इसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस बाकी हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले ही क्रूज की ये सेल्फ ड्राइविंग कार एक फायर ट्रक से टकरा गई। इसमें पैसेंजर को कुछ माइनर इंजरीज हुई। वीडियो से पता चला कि फायर ट्रक ही गलत साइड पर था। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि फायर ट्रक का सायरन सुनते ही सब व्हीकल्स अपनी जगह रुक गए हैं, लेकिन क्रूज की ये सेल्फ ड्राइविंग कार जब फायर ट्रक उसे पूरी तरह क्रॉस कर गया उसके भी कुछ सेकंड्स बाद जाकर रुकी है। और भी कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कार्स हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं सामने तो उन पे काम करके उनसे ऊपर उठा जा सकता है। अगर अब हम इस बात को समझे तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। आने वाले टाइम पर इन ऑटोनोमस व्हीकल्स की वजह से ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब हो सकता है पूरी तरह खत्म हो जाए। ब्लू कॉलर जॉब्स के अंडर आती है लेबर की जॉब्स, जैसे कि माइनिंग की जॉब्स, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स, एग्रीकल्चर की जॉब्स। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी CNC मशीन्स आने लगी है जो आने वाले टाइम में लेबर को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा माइनिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर और दुनिया के कई हिस्सों में कंपनीज ने ऑटोनोमस मशीनरी पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर है दुनिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन और ये होल ट्रक्स जिन्हें बिना किसी ड्राइवर के ऑपरेट किया जा सकता है। इन ट्रक्स को लोड करने के लिए एक्सकेवेटर भी होते हैं। इन ट्रक्स को लोड किया जाता है और उसके बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं खुद ब खुद। एक ही आदमी एक टाइम पर कई सारी मशीन्स को एक साथ ऑपरेट कर सकता है। इन मशीन्स ने प्रोडक्शन कॉस्ट को तो कम किया ही है, साथ ही साथ कई सारी सिचुएशंस में ह्यूमंस काम नहीं कर सकते सेफ्टी रिस्क की वजह से। वहां पर भी ये काम आराम से कर लेती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए तो इंसानों की जरूरत होगी ही ना। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि मैंने भी आपको हॉल ट्रक से एग्जांपल दिया था, एक आदमी एक टाइम पे 10 हॉल ट्रक्स को मैनेज कर सकता है, और अगर वो नॉर्मल मशीन होती तो हमें 10 लोगों की जरूरत पड़ती। तो अब बाकी के बचे 9 लोगों की जॉब तो नहीं रहेगी ना। चैट जीपीटी किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। किसी को आर्टिकल लिखवाना हो, किसी को किसी मैटर पे कुछ रिसर्च करवानी हो, कोई इमेजिनेटिव कहानी लिखवानी हो। आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, अगर आप इससे पूछेंगे तो ये आपको जवाब पहले यही काम। अगर किसी को कोई आर्टिकल लिखाना हो, किसी मैटर पे रिसर्च करवानी हो या कोई इमेजिनेटिव कहानी लिखानी हो, तो वो काम किसी को पैसे देके करवाना पड़ता था, जो कि अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं।
स्कूल में हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। अब स्कूल में जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है, उनके लिए तो सब कुछ ठीक। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। प्रॉब्लम उनके लिए है, क्योंकि हमारे टीचर्स बिना उनकी मेंटल हेल्थ को समझे ही उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं कि तू तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है या पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, तो हमें उसका रीज़न समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एक परसेप्शन ही बन चुका है कि इसके दो ही रीज़न मोस्टली निकाले जाते हैं। पहला है कि या तो उसमें अकल की कमी है या फिर वो लापरवाह है। इसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, इस वजह से उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही हो। अगर किसी स्टूडेंट को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोगों को बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। आपने अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा देखा होगा जो कभी पार्टीज में नहीं जाता, लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं होगा, अकेले ही रहना जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगता होगा। उसका रीज़न आप में से ये समझेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है। पर ये सब नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा होने का रीज़न उनका वो सोशल फोबिया होता है। इस डर की वजह से वो बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसे स्टूडेंट्स की एकेडमिक लाइफ भी इस फोबिया की वजह से अफेक्ट होती है। वो क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो दूसरी बार पूछ ही नहीं सकते। और कभी किसी टीचर ने उनसे कुछ कह दिया तो वो उस स्पेसिफिक क्लास या स्कूल को ही अवॉइड करने लगते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स है, एआई टूल्स उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। एआई से आप कुछ छोटी चीज पूछो या बड़ी चीज पूछो, एक बार पूछो या 10 बार पूछो, वो उतनी ही बार जवाब देगा। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स किसी स्टूडेंट की एबिलिटीज को समझकर उन्हें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आप जब भी एआई से कुछ पूछना चाहोगे, या आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा।